ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रार्थना के बाद अब हम शीतलीकरण अभ्यास करेंगे, जिन्हें चालन क्रिया भी बोला जाता है। सबसे पहले हम ग्रीवा चालन करेंगे। इसमें शरीर की स्थिति अभ्यास विधि होगी। प्रथम चरण, आगे तथा पीछे की ओर झुकना। दोनों पैरों के बल आराम से खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह अभ्यास समस्थिति है, इसे ताड़ासन भी कहते हैं। अभ्यास के समय हाथों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हों पीछे ले जाएं। यह एक पूर्ण चक्र हुआ। इस विधि को अब 2 बार और दोहराएं। द्वितीय चरण, दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नज़दीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर अधिक नहीं होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते समय सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक पूर्ण चक्र हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। अब इसके बाद हम तृतीय चरण करेंगे, जिसमें दाएं एवं बाएं ओर घुमाना है। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधा एक बराबर में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक पूर्ण चक्र हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। अब हम चतुर्थ चरण करेंगे, ग्रीवा घुमाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। यह एक पूर्ण चक्र हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। इस अभ्यास के घातव्य हैं, ग्रीवा को जितना संभव हो उतना ही घुमाएं, अधिक नहीं खींचना चाहिए। कंधों को शिथिल और स्थिर रखना चाहिए। ग्रीवा के आसपास खिंचाव महसूस करें और ग्रीवा के जोड़ों व मांसपेशियों को शिथिल रखें। इसका अभ्यास कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। जिन लोगों को ग्रीवा में पीड़ा हो वे यह अभ्यास धीरे धीरे करें। खासकर वे सिर को उतना ही पीछे ले जाएं जितना आरामदायक हो।
अधिक उम्र के लोगों और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तथा उच्च रक्तचाप की व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास से बचना चाहिए। इस अभ्यास के बाद अब हम करेंगे स्कंद संचालन, स्थिति, समस्थिति या सजग स्थिति। प्रथम चरण स्कंद खिंचाव अभ्यास विधि है। पैर परस्पर मिले हुए हों, पैर से सिर का हिस्सा सरलता से सीधा रखते हुए खड़े हो रहें। बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। इसी क्रिया को नीचे तरफ दोहराएं। जब हाथ को सिर से ऊपर ले जाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर से स्पर्श न करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो जांघों को वे स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोल दें। द्वितीय चरण स्कंद चक्र, स्कंद चालन। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियां घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को विपरीत क्रम में घुमाएं तो उन्हें कानों से स्पर्श कराएं। विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचकर घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को दाएं से बाएं घड़ी की सुई की दिशा में 5 बार दोहराएं। इसके लाभ हैं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह योगाभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करता है और स्कंद संचालन में आने वाली रुकावटों से छुटकारा दिलाता है। इस अभ्यास के बाद अब हम करेंगे कटिचालन। कटिचालन कटिशक्ति विकासक स्थिति, समस्थिति या सजग स्थिति अभ्यास विधि है। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को वक्ष तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाएं ओर घुमाएं जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आना चाहिए। इस तरह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। अभ्यास के बाद समस्थिति में शिथिल हो जाएंगे। इस अभ्यास के घातव्य हैं। सामान्य गति से श्वास लेते हुए इस आसन का अभ्यास धीरे धीरे करें। हृदय रोगियों को यह अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गंभीर पीठ दर्द तथा रीढ़ और डिस्क व्याधि से ग्रसित व्यक्ति व उदर शल्य क्रिया कराने वालों को यह आसन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद में हम घुटना संचालन करेंगे। शारीरिक स्थिति, समस्थिति या सजग स्थिति में आ जाएं। अभ्यास विधि है। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधों के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाओं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। हाथों को वापस नीचे लाते समय श्वास को शरीर के बाहर छोड़ना चाहिए। इस विधि को 2 बार दोहराएं। इसके घातव्य हैं। घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाएं। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए।
अब हम योगासन करेंगे। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन ताड़ासन, ताड़ वृक्ष की स्थिति में। ताड़ शब्द का अर्थ है पहाड़, ताड़ या खजूर का पेड़। इस आसन के अभ्यास से स्थायित्व व शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती है। यह खड़े होकर किए जाने वाले सभी आसनों का आधार है। इसकी अभ्यास विधि है, सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करें। भुजाओं को ऊपर की ओर रख करके कंधों को एक सीध में ले आएं। पैरों की एड़ियों को पृथ्वी से ऊपर उठाएं और पैरों की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुके रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। अब हाथों की उंगलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं। फिर इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। इसके लाभ हैं, इस आसन के अभ्यास से शरीर सुदृढ़ होता है तथा मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में भी सहायक है। यह आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में सहायक है। इसकी सावधानियां हैं, उन व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए जिन्हें हृदय संबंधी व वेरिकोज वेन्स संबंधी समस्याएं हैं। चक्कर आने की स्थिति में उंगलियों पर ऊपर उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब इस आसन के बाद हम अगला आसन करेंगे, वृक्षासन, वृक्ष की स्थिति में। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में शारीरिक स्थिति एक पेड़ के आकार की बनती है, इसलिए इस आसन को यह नाम दिया गया है। इस आसन की अभ्यास विधि है, वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार या पेरिनियम से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। इस आसन के लाभ हैं, यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय को बेहतर बनाता है, शरीर को संतुलित बनाता है और सहनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाता है। पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है और लिगामेंट्स को सुदृढ़ करता है। इसकी सावधानियां हैं, कृपया आर्थराइटिस, चक्कर आने और मोटापा होने पर इस आसन का अभ्यास न करें। पाद हस्तासन का अर्थ है पाद अर्थात पैर, हस्त अर्थात हाथ। इस आसन के अभ्यास में हथेलियों को पैरों की तरफ नीचे ले जाया जाता है। इस आसन के अभ्यास को उत्थानासन भी कहा जाता है। अभ्यास विधि, पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर सीधा खड़ा हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। कटिभाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक कि शरीर पृथ्वी के समानांतर न हो जाए। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार झुकते रहना चाहिए कि हथेलियां पृथ्वी का स्पर्श करने लगें। इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखना चाहिए। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए
धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। ताड़ासन में शिथिल अवस्था में रहना चाहिए और कुछ समय तक आराम करना चाहिए। इस आसन के लाभ हैं: मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है तथा कब्ज तथा मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से बचाता है। इसकी सावधानियां हैं: हृदय अथवा पीठ से संबंधित समस्याओं, उदर शोथ, हर्निया एवं अल्सर, उच्च मायोपिया, चक्कर संबंधित रोगों तथा गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। कशेरुका संबंधी तथा डिस्क विकार वाले लोगों को भी यह आसन अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद में हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध शब्द का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन में चूंकि शरीर आधे पहिए के आकृति जैसा बनता है, इसीलिए इस आसन को अर्ध चक्रासन कहते हैं। इस आसन की अभ्यास विधि है: दोनों हाथों की सभी उंगलियों से कमर को पीछे की ओर से पकड़ें। सभी उंगलियों ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी स्थिति में हों। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटिभाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। इस आसन के लाभ हैं: अर्ध चक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है तथा मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां मजबूत बनती हैं। ग्रीवा की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा श्वसन क्षमता बढ़ाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में यह लाभकारी है। इस आसन की सावधानियां हैं: यदि आपको चक्कर आता हो तो इस आसन का अभ्यास करने से बचें। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति अभ्यास करते समय सावधानी से पीछे की ओर झुकें। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन शब्द का अर्थ है त्रि अर्थात 3 कोणों वाला आसन। चूंकि आसन के अभ्यास के समय शरीर एवं पैरों से बनी आकृति 3 भुजाओं के सदृश दिखाई देती है, इसलिए इस अभ्यास को त्रिकोणासन कहते हैं। इस आसन की विधि है: त्रिकोणासन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को फैलाकर आराम से खड़ा होना चाहिए। दोनों हाथों को आकाश के समानांतर होने तक धीरे धीरे उठाना चाहिए। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकना चाहिए। झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पैर के ठीक पीछे रखना चाहिए। बाएं हाथ को सीधा ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ को सीध में लाना चाहिए। तत्पश्चात बाईं हथेली की ओर आगे लाना चाहिए। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ के बीच वाली उंगली को देखना चाहिए। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इस आसन को दूसरी ओर से भी करना चाहिए। इस आसन के लाभ हैं: पैर के तलवों से संबंधित विसंगतियों से बचाता है। पिंडिका, जांघों और कटिभाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है तथा फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इस आसन की सावधानियां हैं: स्लिप डिस्क, साइटिका एवं उदर में किसी प्रकार की सर्जरी होने के बाद इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। शरीर की कार्य क्षमता तथा सीमा से परे जाकर न करें तथा शरीर को सीमा से अधिक न खींचें। अभ्यास करते समय यदि आप जमीन को न छू सकें तो घुटनों को छूने का प्रयास करें। अब हम करेंगे बैठ के किए जाने वाले आसन। सबसे प्रथम पहले करेंगे भद्रासन। भद्र शब्द का अर्थ है दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली होता है। शारीरिक स्थिति है बैठी हुई स्थिति या विश्रामासन। इस आसन की अभ्यास विधि है: दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठें। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। यह स्थिति दंडासन कहलाती है। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं।
श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। एड़ियों को मूलाधार के जितना नज़दीक हो सके ले आएं। यदि पैरों की एड़ियां जांघों को नहीं छुपा रही हैं या पृथ्वी से नहीं लगी हुई हैं तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम कुशन रखना चाहिए। यह अभ्यास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में कुछ समय तक रहना चाहिए। इसके लाभ हैं, भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है एवं मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है। घुटनों का दर्द कम करने में मदद करता है। उदर के अंगों को क्रियाशील करता है और उदर में होने वाली किसी भी तरह की त्रुटि या खिंचाव को सामान्य करता है। महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से मुक्ति प्रदान करता है। इसकी सावधानियां हैं, पुरानी तथा अत्यधिक पीड़ा देने वाले आर्थराइटिस और साइटिका से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास से बचना चाहिए। अब हम करेंगे वज्रासन या वीरासन। इस आसन को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। जब आप ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करें तब अंतिम अवस्था में आंख बंद कर लें। इस आसन की अभ्यास विधि है, दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हों और आपकी हथेलियां जमीन पर हों। उंगलियां सामने की दिशा की ओर इशारा करती हों। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें। पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हो। नितंब एड़ियों के ऊपर होना चाहिए। बाएं हाथ को क्रमश बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर रखते हुए आंखें बंद रखें। पूर्ववत स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा सा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह दाहिने पैर को निकालकर उसे सीधा कर लें। इस आसन के लाभ हैं, इस आसन से जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। यह मेरुदंड को सुदृढ़ता प्रदान करता है और उसे सीधा रखने में सहायता प्रदान करता है। इस आसन की सावधानियां हैं, बवासीर के मरीजों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। घुटने दर्द और एड़ियों के चोट से ग्रसित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। इस आसन के बाद अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। इस आसन की शारीरिक स्थिति है बैठी हुई स्थिति में या विश्राम आसन में। उष्ट शब्द का अर्थ ऊंट है। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था ऊंट के कुबड़ या उभार की स्थिति जैसी बनती है। इस आसन के अभ्यास में केवल प्रथम चरण अर्ध उष्ट की स्थिति का ही अभ्यास किया जाता है। इस आसन की अभ्यास विधि इस प्रकार है, सर्वप्रथम विश्रामासन में बैठ जाएं, पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएं, पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं, जांघों को सटाकर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हों, हाथों को घुटनों पर रखें, सिर एवं पीठ को बिना झुकाए सीधा रखें। यह स्थिति वज्रासन कहलाती है। घुटनों पर खड़े हो जाएं, हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। हाथों को कमर के इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाना चाहिए। पुनः जांघों को जमीन से लंबवत रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। अब श्वास अंदर खींचते हुए श्वास सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। पुनः विश्रामासन में शिथिल हो जाना चाहिए। इस आसन के लाभ इस प्रकार हैं, इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है, सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ाता है। यह योगाभ्यास हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है
किंतु इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इस अभ्यास की सावधानियां हैं हर्निया एवं उदर संबंधी गंभीर व्याधि तथा अर्थराइटिस, चक्कर आना। स्त्रियों के लिए गर्भावस्था के समय में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे उष्ट्रासन, ऊंट जैसी शारीरिक स्थिति। इस अवस्था के अभ्यास की अवस्था में शारीरिक स्थिति ऊंट या उष्ट्र के समान हो जाती है, इसीलिए इसका नाम उष्ट्रासन है। इस आसन की अभ्यास विधि इस प्रकार है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों के जांघों और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दीजिए। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर ऊर्ध्वाकार या लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। यथासंभव पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इस अभ्यास के लाभ हैं। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। पाचन क्रिया संबंधी समस्याओं के लिए अत्यंत लाभदायक है। इस आसन की सावधानियां हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे शशाकासन। शशक शब्द का अर्थ है खरगोश। चूंकि इस आसन के अभ्यास में शरीर की आकृति खरगोश जैसी बनती है, इसलिए इसे शशकासन कहते हैं। शारीरिक स्थिति वज्रासन। अभ्यास विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाना चाहिए। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर ले जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस लौट आएं। पैरों को पीछे खींचकर विश्रामासन में वापस आ जाएं। इस आसन के लाभ हैं। शशक आसन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक है। यह जनन अंग संबंधी व्याधि एवं कब्ज से मुक्ति दिलाता है एवं पाचन क्रिया संबंधी व्याधि व पीठ दर्द से छुटकारा दिलाता है। इस आसन की सावधानियां हैं। अधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करना चाहिए अथवा वज्रासन से बचना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। अब हम करेंगे उत्थान मंडूकासन, ऊर्ध्व दिशा में मेढक जैसा। उत्थान का अर्थ है ऊर्ध्व और मंडूक का अर्थ है मेढक। इस आसन में मेढक जैसी स्थिति में ऊर्ध्वमुखी हुआ जाता है। इसी कारण इस आसन का नाम उत्थान मंडूकासन पड़ा। उत्थान मंडूकासन में कोहनियों के सहारे सिर को थामा जाता है। इस आसन की अभ्यास विधि: वज्रासन में बैठ जाएं। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैलाएं। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे मोड़ें और पीछे ले जाकर दाहिने कंधे के ऊपर उठाएं। इसके बाद हथेली को बाईं तरफ के कंधे के नीचे लाएं। इसी क्रिया को बाएं हाथ का उपयोग करते हुए करें और अपनी हथेली को ऊपर ले जाकर दाएं कंधे के नीचे ले आएं। कुछ देर तक इस स्थिति में रुकें। इसके बाद धीरे धीरे बाएं हाथ को फिर दाएं हाथ को वापस ले आएं।
अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। इस आसन के लाभ इस प्रकार हैं। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। यह आसन शरीर के मध्य भाग के लिए लाभदायक है। यह फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। इस आसन की सावधानियां हैं। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। अब इस आसन के बाद हम करेंगे वक्रासन या मरीच्यासन। वक्र शब्द का अर्थ घुमाव हो अथवा ऐंठन है। इस आसन के अभ्यास में मेरुदंड की अस्थि को घुमाते हुए जिससे शरीर की आकृति वक्र हो जाती है, जिसके कारण इसे वक्रासन कहते हैं। इसके अभ्यास से शरीर में कार्य करने की क्षमता को नया जीवन मिलता है। शारीरिक स्थिति है दंडासन। इस आसन की अभ्यास विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत न हो जाए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें और शरीर को शिथिल रखें। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने हाथ हटा लें और शिथिल हो जाएं। इस अभ्यास क्रम को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। इस आसन के लाभ हैं। मेरुदंडी की अस्थि में लचीलापन बढ़ाता है। कब्ज एवं अग्निमांद डिस्पेप्सिया को दूर करने में सहायक प्रदान करता है। पेनक्रियाज की क्रिया की शक्ति बढ़ाता है एवं मधुमेह के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। इस आसन की सावधानियां हैं। अधिक पीठ दर्द में और वर्टिब्रल और डिस्क डिसऑर्डर की स्थिति में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। उदर की सर्जरी के बाद एवं मासिक धर्म के दिनों में भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे उदर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। सर्वप्रथम हम करेंगे मकरासन। संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ होता है मगर या घड़ियाल। इस आसन में शरीर की स्थिति मगर की आकृति के समान हो जाती है, इसलिए इसे मकरासन कहा जाता है। स्थिति अधोमुख लेटकर शिथिल स्थिति। इस आसन की अभ्यास विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम उदर के बल लेट जाएं। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। अब दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें। तत्पश्चात ललाट को अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। यह स्थिति मकरासन कहलाती है। सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। इस आसन के लाभ इस प्रकार हैं। कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए लाभदायक है। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है। अस्थि संबंधी सभी व्याधियों को दूर करने में भी उपयोगी है। तनाव व चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक है। इस आसन की सावधानियां इस प्रकार हैं। निम्न रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को तथा गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंग शब्द का अर्थ सांप या नाग है। इस आसन में शरीर की आकृति सांप के फन की तरह ऊपर उठती है, जिसके कारण इसको भुजंगासन कहते हैं। इस आसन की अभ्यास विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल कर रखें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिका रहने दें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिकी रहें। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें।
इस अभ्यास को सरल भुजंगासन भी कहा जाता है। पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिकाएं, हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियाँ ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ठुड्डी एवं नाभि क्षेत्र तक के शरीर को ऊपर उठाएं। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और हथेलियों के ऊपर सिर तथा पैरों को फैलाकर शरीर को शिथिल करें। इस आसन के ध्यातत्व हैं। पैरों को उतना ही तानकर दृढ़ रखें कि कटी क्षेत्र के मेरुदंड में कोई भार या तनाव ना हो। इस आसन के लाभ हैं। तनाव प्रबंधन के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह उदर के अतिरिक्त वसा को घटाता है तथा कब्जियत दूर करता है। पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। इस आसन की सावधानियां हैं निम्न। जिन लोगों की उदर संबंधी सर्जरी हुई है उन्हें 2 से 3 महीने तक इस आसन को नहीं करना चाहिए। जो लोग हर्निया अल्सर से पीड़ित हों उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे शलभासन। शलभ शब्द का अर्थ है टिड्डी होता है, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। स्थिति मकरासन। इस आसन की अभ्यास विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। ध्यान रहे कि हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचते हुए घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में लेटे रहें। इस आसन के ज्ञातव्य हैं। अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से बनाने के लिए घुटनों की चक्की या नी कैप को रोककर नितंबों को दबाकर रखना चाहिए। यह आसन भुजंगासन के बाद करने पर अधिक लाभदायक होता है। इस आसन के लाभ इस प्रकार हैं। साइटिका एवं पीठ के निचले हिस्से के पीड़ा निवारण में सहायता प्रदान करता है। नितंबों की मांसपेशियों एवं वृक्क प्रदेश को सुगठित बनाता है। जांघों एवं नितंबों पर एकत्रित अतिरिक्त वसा को कम करता है। शरीर के वजन को नियंत्रित बनाए रखने में यह आसन उपयोगी है। उदर के अंगों को लाभ पहुंचाता है। पाचन में सहायता प्रदान करता है। इस आसन की सावधानियां इस प्रकार हैं। हृदय रोगियों को इस आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से में अधिक दर्द होने पर सावधानी पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर एवं हर्निया रोगों से पीड़ित व्यक्ति को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे पीठ केवल लेटकर किए जाने वाले आसन। सबसे पहले हम करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंध शब्द का अर्थ सेतु का निर्माण है। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। इसे चतुष्पादासन भी कहा जाता है। इस आसन की अभ्यास विधि इस प्रकार है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। हाथ से पैरों के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों एवं पैरों के बीच पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य श्वास लेते रहें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आ जाएं। शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। इस आसन के लाभ हैं। अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। उदर के अंगों में कसावट लाता है। पाचन क्षमता बढ़ाता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। इस आसन की सावधानियां इस प्रकार हैं। अल्सर और हर्निया से ग्रस्त व्यक्तियों और अग्रिम अवस्था वाली गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए।
अब हम करेंगे उत्थान पाद आसन। यहाँ उत्थान का अर्थ ऊपर की ओर उठा हुआ अर्थात ऊर्ध्व दिशा और पाद का अर्थ पैर है। इस आसन में उत्थान चित्त लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। इसी प्रकार इस आसन का नामकरण उत्थान पादासन हुआ। इस आसन की अभ्यास विधि इस प्रकार है। जमीन पर आराम से लेट जाएं, पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। अब श्वास लेते हुए दोनों घुटने को बिना मोड़े हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर ठहरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और ज़मीन पर रखें। इस आसन को एक बार और दोहराएं। इस आसन के लाभ इस प्रकार हैं। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। यह उदर पीड़ा, बाई या उदर वायु, अपच और अतिसार या दस्त को दूर करने में सहायक होता है। यह उदर की मांसपेशियों को मजबूत प्रदान करता है। यह आसन घबराहट और चिंताओं से उबरने में सहायक है। यह श्वसन क्रिया को उन्नत करता है और फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि करता है। इस आसन की सावधानियां इस प्रकार हैं। गहरे तनाव से पीड़ित मरीज बिना श्वास रोके बारी बारी से अपने पैरों को उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करें। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध का अर्थ आधा और हल का अर्थ है खेत जोतने वाला हल। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों में की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी होती है। इसी कारण इसका नाम हलासन पड़ा। इस आसन की अभ्यास विधि इस प्रकार है। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियों को ज़मीन पर रखें। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 30 डिग्री पर लाकर रोक दें। थोड़ी देर इसी अवस्था में बने रहें। कुछ देर बाद पुनः पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 60 डिग्री पर रोक दें। इसके बाद थोड़ा रुककर पुनः पैरों को ऊपर उठाते हुए अब 90 डिग्री पर लाकर रोक दें। यह हलासन की उचित मुद्रा है। इस अवस्था में नितंब से कंधे तक की स्थिति खिंची हुई रहेगी। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक आप कर सकते हैं। अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति से धीरे धीरे वापस ज़मीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर ज़मीन से ऊपर नहीं उठना चाहिए। इस आसन के लाभ इस प्रकार हैं। यह आसन बदहजमी और कब्जियत से छुटकारा दिलाता है। यह आसन मधुमेह, बवासीर और गले संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। इस आसन की सावधानियां इस प्रकार हैं। पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों की सहायता से इस आसन को नहीं करना चाहिए। उदर में जख्म होने, हर्निया आदि से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन शब्द का अर्थ वायु है और मुक्त शब्द का अर्थ छोड़ना या मुक्त करना है। जैसा कि इस अभ्यास के नाम से ही पता चलता है, यह आसन उदर एवं आंतों से वायु या वात बाहर निकालने में उपयोगी होता है। इस आसन की अभ्यास विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेटना चाहिए। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए दोनों पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुके रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहा जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस ज़मीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को ज़मीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। इस आसन के लाभ इस प्रकार हैं। कब्जियत दूर करता है, वात से राहत दिलाता है और उदर के फैलाव को कम करता है। पाचन क्रिया में भी सहायता करता है। गहरा आंतरिक दबाव डालता है। श्रोणि और कटी क्षेत्र में मांसपेशियां, लिगामेंट्स और स्नायु की अति
जटिल समस्याओं का निदान करता है और उनमें कसावट लाता है। यह पीठ की मांसपेशियों और मेरु के स्नायुओं को सुगठित बनाता है। इस आसन की सावधानियां इस प्रकार हैं। उदर संबंधी व्याधि, हर्निया, साइटिका या तीव्र पीठ दर्द अथवा गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को न करें। अब हम करेंगे शवासन। शव शब्द का अर्थ मृतदेह है। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृतदेह जैसी होती है। इस आसन की शारीरिक स्थिति निष्क्रिय शिथिल स्थिति है। इस आसन की अभ्यास विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाना चाहिए। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। इस आसन के लाभ इस प्रकार हैं। सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। भारी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो रहा है। अभ्यास करता भारी वातावरण से अलग होकर शांति बना रहता है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक है। अब हम करेंगे कपालभाति। शारीरिक स्थिति है कोई भी ध्यानात्मक आसन जैसे सुखासन, पद्मासन, वज्रासन आदि। अभ्यास की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिकारंध्रों से गहरी सांस लें और वक्षस्थल को फैलाएं। उदर की मांसपेशियों को दबावपूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियता पूर्वक उच्छ्वास करना चाहिए। कम से कम तीव्र श्वास के 40 चक्र पूरा करना चाहिए। इसके बाद गहरी श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस तरह कपालभाति का एक चक्र पूरा होता है। इसी प्रकार प्रत्येक चक्र पूरा करने के बाद गहरी श्वास लेनी चाहिए। इस अभ्यास को कम से कम 2 बार और दोहराना चाहिए। अभ्यास की चक्र संख्या। प्रारंभिक अवस्था में 3 चक्र तक अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्येक चक्र में 10 श्वास प्रश्वास होनी चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। इस क्रिया के लाभ इस प्रकार हैं। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है। कफ विकारों को समाप्त करता है। यह जुखाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा एवं श्वास नली संबंधी संक्रमणों में लाभदायक है। यह पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे को सुकोमल और दीप्तिमान बनाए रखता है। यह तंत्र को संतुलित कर शक्तिशाली बनाता है। साथ ही साथ पाचन तंत्र को शक्तिशाली बनाता है। इस क्रिया की सावधानियां इस प्रकार हैं। हृदय संबंधी व्याधियों में, चक्कर आने में, उच्च रक्तचाप, नासिका से रक्त प्रवाह, मिर्गी, हर्निया एवं गैस्ट्रिक अल्सर होने की स्थिति में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे प्राणायाम। नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता यह है कि बाएं एवं दाएं नासिकारंध्रों से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर अथवा बिना श्वास प्रश्वास को रोके श्वसन किया जाता है। शारीरिक स्थिति कोई भी ध्यानात्मक आसन। अभ्यास विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखनी चाहिए। दायां हाथ नासिकाग्र मुद्रा में होना चाहिए। अनामिका एवं कनिष्ठिका अंगुली बाईं नासिका पर रखनी चाहिए। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखना चाहिए। बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लें।
दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहाँ से श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करना चाहिए। श्वासोच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका खोलें तथा इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें। यह पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। यह पूरी प्रक्रिया 5 बार दोहराई जानी चाहिए। अनुपात एवं समय इस प्रकार हैं। प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया की अवधि बराबर होनी चाहिए। धीरे धीरे प्राण प्रश्वास क्रिया को क्रमशः 1:2 कर देना चाहिए। श्वसन क्रिया मंद, समान एवं नियंत्रित होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। इस प्राणायाम के लाभ इस प्रकार हैं। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना है। अतः यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है, मन में निश्चलता लाता है और शांति प्रदान करता है। साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है, जीवन शक्ति बढ़ाता है और तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है। यह कफ विकार को भी कम करता है। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली का अर्थ है शीतल होना। यह साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्यग्रता को दूर करता है। जैसा कि शीतली प्राणायाम नाम से ही स्पष्ट है, यह शरीर को और मन को शीतलता प्रदान करता है। इसकी सृष्टि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ही विशेष रूप से की गई है। इस प्राणायाम के अभ्यास से न केवल शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, बल्कि मन भी एकदम शांत चित्त हो जाता है। इस प्राणायाम की अभ्यास विधि इस प्रकार है। पद्मासन अथवा किसी भी अन्य आरामदायक आसन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा अथवा अंजलि मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। जीभ के किनारों को मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं और मुंह बंद कर लें। अब नासिकारंध्रों से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्राणायाम के लाभ इस प्रकार हैं। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। कफ और पित्त के कारण होने वाले अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। यह पुरानी से पुरानी बदहजमी और तिल्ली रोग से छुटकारा दिलाता है। यह त्वचा और नेत्रों के लिए भी लाभदायक है। इसकी सावधानियां इस प्रकार हैं। ठंड, कफ अथवा टुंडिका शोथ, टॉन्सिलाइटिस के मरीज को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भौरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह होता है। इस प्राणायाम की शारीरिक स्थिति है कोई भी ध्यानात्मक आसन। अभ्यास विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आंखें बंद कर बैठ जाएं। अब नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास खींचें। नियंत्रित ढंग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज़ निकालें। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे और 2 बार दोहराएंगे। इस प्राणायाम के लाभ इस प्रकार हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज़ का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क एवं तंत्र पर लाभकारी होता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी होता है। इस प्राणायाम की सावधानियां इस प्रकार हैं। नाक एवं कान में यदि किसी भी प्रकार का संक्रमण हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। अब प्राणायामों के बाद हम करेंगे ध्यान। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। ध्यान करने की शारीरिक स्थिति कोई भी ध्यानात्मक आसन है। ध्यान करने की अभ्यास विधि इस प्रकार है।
सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। निम्नानुसार ज्ञान मुद्रा में बैठें। सर्वप्रथम अंगूठे और तर्जनी अंगुली के सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। अन्य 3 उंगलियां सीधी और आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए। तीनों उंगलियां एक दूसरे के अगल बगल में हों और वे एक दूसरे को स्पर्श करती हों। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों पर रखें। हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर देना चाहिए। अब इसके बाद आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। मुख का थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। ध्यान के लाभ इस प्रकार हैं। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है, भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उन्हें तरोताजा करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। आइए अब हम करते हैं संकल्प। योग सत्र का समापन इस संकल्प के साथ करना चाहिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इससे ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। आइए हम सभी लोग शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। पूरे ब्रह्मांड की शांति के लिए, स्वयं की शांति के लिए हम शांति मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे। घर्षण के उपरांत दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। घर्षण की गर्मी का एहसास करेंगे और शांति का अनुभव करेंगे।